गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 1 अप्रैल तक बढ़ी। सीएम ने कोर्ट में खुद पैरवी की, कहा क्या गिरफ्तारी के लिए 4 बयान काफी है। जी हां दोस्तों, शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी है। अब वे 1 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट में 39 मिनट सुनवाई चली। केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की। वे ऐसा करने वाले देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए हैं। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी और मांगी थी। दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। कोर्ट में सुनवाई दोपहर 2 बजे शुरू होकर दोपहर 2:40 पर खत्म हो गई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि इस केस में मेरा नाम सिर्फ 4 जगह आया है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं? इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीजीआई को वकीलों का पत्र। मोदी बोले धमकाना कांग्रेस की संस्कृति। 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस से कहा न्यायपालिका खतरे में है, दबाव से बचना होगा। जी हां दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों के लिखे पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गुरुवार को कहा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। करीब 50 साल पहले उन्होंने बेहतर न्यायपालिका की बात कही थी। मोदी ने कहा कि वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे समेत 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि न्यायपालिका खतरे में और इसे राजनीतिक और व्यवसायिक दबाव से बचाना होगा। वैसे उन्होंने इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि कौन सी पार्टी और कौन से राजनेता या फिर कौन से बिजनेस ग्रुप इसको प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईडी के सामने पेश नहीं होगी महुआ मोइत्रा। एजेंसी से कहा चुनाव प्रचार करने जा रही हूं। पहले भी 2 समन का जवाब नहीं दिया। जी हां दोस्तों, कैशपियर क्यूरी केस में परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को 28 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने जांच एजेंसी से कहा कि वे आज अपने लोकसभा क्षेत्र कृष्णानगर में चुनाव प्रचार में शामिल हो रही हैं, जिसके कारण वे ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। वहीं दोस्तों, जांच एजेंसी इससे पहले भी मोइत्रा को 2 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वे पहले भी अपने आधिकारिक काम का हवाला देकर पेश नहीं हुई। वहीं दोस्तों, ईडी उनसे विदेशी मुद्रा उल्लंघन यानी कि FEMA मामले में पूछताछ करना चाहती है। उनके बयान के बाद कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शंस और एक NRI खाते से जुड़े लेन देन भी एजेंसी की जांच के दायरे में है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खुदकुशी की कोशिश करने वाले डीएमके सांसद का निधन। हॉस्पिटल में आया हार्ट अटैक। कहा जा रहा टिकट न मिलने से डिप्रेशन में थे। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु की डीएमके पार्टी के सांसद गणेश मूर्ति का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने गुरुवार के सुबह 5 बजे कोयम्बटूर के निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। 4 दिन पहले उन्होंने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तब से वे अस्पताल में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। वहीं दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से टिकट न मिलने पर वे डिप्रेशन में थे, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड की कोशिश की। कीटनाशक पीने के बाद उन्हें उल्टी और बेचैनी होने लगी। जब उन्होंने जहर खाने की बात परिवार को बताई तो पहले उन्हें इरोड शहर के एक अस्पताल लाया गया, लेकिन हालात गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें कोयम्बटूर के एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दिया, जहां उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका की फिर से टिप्पणी। विदेश मंत्रालय ने दी नसीहत। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका की ओर से की गई हालिया टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने अमेरिकी विदेश विभाग के बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। हमारी चुनावी और कानून प्रक्रियाओं पर कोई बाहरी आरोप लगाना गलत और पूरी तरह से अस्वीकार्य भी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अमेरिकी डिप्लोमेट को तलब किया था। भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कूटनीति में किसी भी देश के दूसरे देशों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। इसके बावजूद अमेरिकी विदेश मंत्री ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए जाने को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अडानी अंबानी में पहली बार गठजोड़। रिलायंस ने अडानी पावर के प्रोजेक्ट में खरीदी 26% हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने प्रतिद्वंदी कारोबारी गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर की मध्य प्रदेश में एक बिजली परियोजना में 26% हिस्सेदारी खरीदी है। दोस्तों, यह पहला ऐसा मौका है जब 2 प्रतिद्वंदी अरबपति उद्योगपतियों के बीच किसी तरह का गठजोड़ हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने संयंत्र की 500 मेगावाट बिजली का खुद इस्तेमाल यानी कि कैप्टिव
इफेक्टिव यूज करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों कंपनियों ने शेयर बाजार को अलग अलग दी सूचना में कहा कि रिलायंस अडानी पावर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी महान एनर्जी लिमिटेड में 10 रुपए अंकित मूल्य के 5 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदेगी और निजी उपयोग के लिए 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता का उपयोग करेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रक्षा मंत्री बोले सरकार अग्निवीर योजना में बदलाव को तैयार, सेना को युवाओं की जरूरत, कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया, कहा यह यूथ से धोखा है। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार जरूरत पड़ने पर अग्निवीर भर्ती योजना में बदलाव के लिए तैयार है। न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के समिट में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि सेना को युवाओं की जरूरत है। मुझे लगता है कि युवा उत्साह से भरा होता है, वे टेक लवर होते हैं। हमने इस बात का उचित ध्यान रखा है कि उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे। जरूरत पड़ी तो हम बदलाव भी करेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गोविंदा शिवसेना शिंदे गुट में हुए शामिल, मुंबई नॉर्थ वेस्ट से चुनाव लड़ सकते हैं। 2004 के चुनाव में भाजपा के राम नायक को हराया था। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर गोविंदा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। वे गुरुवार शाम करीब 5 बजे सीएम शिंदे के साथ मुंबई स्थित शिवसेना ऑफिस पहुंचे। इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। शिवसेना ज्वाइन करने के बाद गोविंदा ने कहा कि मैं 2004 से 2009 तक राजनीति में था। यह संयोग है कि 14 साल बाद मैं फिर से राजनीति में आया हूं। मुझ पर जो विश्वास किया गया है मैं उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। शिवसेना गोविंदा को मुंबई की नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। यहां से उद्धव गुट की शिवसेना ने अमोल कीर्तिकर को अपना प्रत्याशी बनाया है। गोविंदा ने 27 मार्च को पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े के साथ मीटिंग की थी। इसके बाद से ही उनके चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शराब घोटाले में पहली बार पंजाब एंगल, गोवा के आम आदमी पार्टी नेता का बयान, केजरीवाल के रिमांड के लिए ईडी ने दी यह दलीलें। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से गुरुवार को भी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीएम केजरीवाल की 5 दिन की ईडी रिमांड मंजूर कर दी। ईडी ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड की मांग की थी। इस दौरान दो पक्षों ने मजबूती से अपनी अपनी दलीलें रखी। एक तरफ केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए तो वहीं ईडी ने कोर्ट से कहा कि अभी केजरीवाल से पूछताछ बाकी है। ईडी ने कोर्ट में जो रिमांड कॉपी पेश की उसमें गोवा और पंजाब से भी इस मामले के लिंक का जिक्र किया गया है। ईडी के मुताबिक इससे पहले जो कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मिली थी उसमें 5 दिन तक अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तेजस के एडवांस वर्जन मार्क 1A विमान की पहली टेस्ट फ्लाइट। इसमें एडवांस्ड रडार और सेल्फ डिफेंस की क्षमता। वायुसेना ने 83 प्लेन का ऑर्डर दिया। जी हां दोस्तों, देश में बने फाइटर जेट तेजस के एडवांस्ड वर्जन मार्क 1A के पहले एयरक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट कामयाब रही। इस सीरीज के पहले एयरक्राफ्ट LA5033 ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सेंटर में 15 मिनट की फ्लाइट ली। तेजस का पिछला वर्जन मार्क 1A पहले ही वायुसेना में शामिल हो चुका है। नए वर्जन में AESA यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्टैंड एरे रडार, एडवांस्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल और हमले से खुद को बचाने की क्षमता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अक्षय तृतीया तक नया रिकॉर्ड बना देगा सोना, धनतेरस तक छू लेगा आसमान। एक्सपर्ट्स बोले अभी खरीदने में है समझदारी। जी हां दोस्तों, सोने और गहनों से प्रेम करने वाले हमारे देश में वैसे तो साल भर इसकी खरीद फरोख्त करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसे मौके आते हैं जब सोना चांदी खरीदना फायदे का सौदा होता है। दरअसल दोस्तों ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोने चांदी की कीमतों में आने वाले कुछ महीनों में बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसे में अगर आप इस वक्त सोना और चांदी में निवेश करते हैं तो आपको फायदा होने के काफी ज्यादा चांसेस है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अक्षय तृतीया तक सोने की कीमत हाजिर बाजार में 68,500 रुपए तक जा सकती है। इस साल 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया का त्योहार पड़ रहा है। 28 मार्च 2024 यानी कि कल के सोने के भाव की बात करें तो कल सोना 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव दिल्ली में 69,040 रुपए था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। पहली बार गायों में मिला बर्ड फ्लू का वायरस। ये प्रवासी पक्षियों से आया, इससे दूध गाढ़ा और उसका रंग फीका हो रहा। जी हां दोस्तों, गायों में पहली बार बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है। इस बीमारी के कारण गाय का दूध गाढ़ा हो रहा है और इसका रंग फीका पड़ रहा है। अमेरिका की गायों में यह बीमारी प्रवासी पक्षियों से आई है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसकी पुष्टि की। विभाग ने कहा कि टेक्सास और कैंसस के 4 डेयरी फर्मों में गायों में एवियन इन्फ्लुएंजा HPAI का टेस्ट पॉजिटिव आया है। न्यू मैक्सिको में भी मामलों की पुष्टि की गई। हालांकि प्रभावित डेयरी फार्मों की संख्या नहीं बताई गई है। वहीं दोस्तों इलिनॉइस यूनिवर्सिटी के पशु चिकित्सक और इन्फ्लुएंजा रिसर्चर जिम लो ने बताया कि दूषित दूध सिरप जैसा गाढ़ा दिखता है। अगर यह प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच भी गया हो तो भी पॉस्चराइज कंज्यूमर्स को वायरस से बचाएगा।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए लगाई सेंचुरी, ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बने। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले में उतरने के साथ ही एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। पंत का यह आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 100वां मुकाबला है। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले क्रिकेटर बन गए हैं। इस तरह ऋषभ पंत ने दिल्ली के फ्रेंचाइजीज के लिए मैचों का शतक लगा दिया। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2024 का 9वां मुकाबला जयपुर में खेला जा रहा है। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स को सीजन में पहली जीत की तलाश है। राजस्थान रॉयल्स की टीम अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है, यह उसका दूसरा मुकाबला है। राजस्थान की टीम ने दूसरे मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेल में बंद आजम खान सपा के स्टार प्रचारक डिंपल और जया बच्चन का भी नाम चाचा शिवपाल 10वें नंबर पर, 9 मुस्लिम चेहरे। जी हां दोस्तों, सपा ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इसमें 40 नाम है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम सीतापुर जेल में बंद आजम खान का है। बेटे अब्दुल्ला की फर्जी डेथ बर्थ मामले में उनको 7 साल की सजा मिली है। इसके अलावा केजरीवाल के चाचा शिवपाल यादव का नाम भी लिस्ट में 10वें नंबर पर है। स्टार प्रचारकों की सूची में 7वें नंबर पर राज्यसभा सांसद जावेद अली खान, 8वें नंबर पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और 9वें नंबर पर राज्यसभा सांसद लालजी सुमन का नाम है। इसके अलावा लिस्ट में अखिलेश यादव, डिंपल यादव और किरणमय नंदा राम गोपाल यादव का भी नाम है। अखिलेश के परिवार के 4 लोग स्टार प्रचारक हैं, लेकिन धर्मेंद्र यादव को स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 655 अंक बढ़कर 73,651 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 203 अंकों की तेजी रही। बैंकिंग और आईटी शेयर्स में बढ़त। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 28 मार्च को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 655 अंकों की बढ़त के साथ 73,651 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 203 अंकों की तेजी रही। यह 22,326 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी और सिर्फ 4 में गिरावट देखने को मिली। आज बैंकिंग, फार्मा और आईटी शेयर्स में ज्यादा बढ़त देखने को मिली। आज निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में सबसे ज्यादा 2.62% की तेजी रही। एसबीआई के शेयर में आज 2.53% की तेजी रही। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज ग्रेसिम, बजाज फिनसिव और हीरो मोटोकॉर्प रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक और बजाज ऑटो रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बोर्ड पर भड़का भारतीय क्रिकेटर, बोला मुझे आपके लिए नहीं खेलना, एनओसी दो, मैं दूसरी टीम से खेलूंगा। जी हां दोस्तों, भारत के लिए 16 टेस्ट मैच खेल चुके हनुमा विहारी इन दिनों विवादों में है। यह सारा विवाद आंध्रा क्रिकेट टीम की कप्तानी से जुड़ा है। 30 साल के हनुमा विहारी ने पिछले दिनों दावा किया था कि बोर्ड ने राजनीतिक कारणों से उन्हें कप्तानी छोड़ने को कहा था। इससे नाराज आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन ने हनुमा विहारी को कारण बताओ नोटिस भेज दिया। आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन ने हनुमा विहारी को 25 मार्च को नोटिस भेजा था। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बोर्ड के अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि हनुमा विहारी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। हनुमा विहारी ने जवाब नहीं देने के इस दावे को गलत ठहराया। हनुमा विहारी के मुताबिक उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वे आंध्र प्रदेश की टीम से फिर नहीं खेलेंगे। विहारी ने क्रिकेट इन्फो से कहा कि मैं अब दूसरी टीम से खेलना चाहता हूं। मैंने इसके लिए आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा है। मैं अब भी उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शरद रेड्डी ने 55 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बीजेपी को दिए, फिर कोर्ट में सीएम केजरीवाल ने सेल्फ डिफेंस में रखे ये तर्क। जी हां दोस्तों, दिल्ली के शराब नीति घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल की रावत रेवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को पेशी हुई थी। उनकी रिमांड खत्म होने वाली थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की 5 दिनों की ईडी रिमांड मंजूर कर दी। ईडी ने 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी। वहीं दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने खुद कोर्ट में अपनी दलीलें रखी। उन्होंने मामले में आरोपी शरद रेड्डी की कंपनी द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए बीजेपी की फंडिंग का मामला भी उठाया। दरअसल दोस्तों चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाल ही में जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक की गई है, उसके मुताबिक बीजेपी को दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी अरबिंदो फार्मा ने 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया। रेड्डी को नवंबर 2022 में शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वह पिछले साल सरकारी गवाह बन गए थे। इस मामले को भी केजरीवाल ने कोर्ट में हाईलाइट किया। हालांकि केजरीवाल ने कोर्ट में दिए अपने बयान में चंदे की रकम को 52 करोड़ की जगह 55 करोड़ बताया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को 20 साल की जेल, 28 साल पुराने एनडीपीएस मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। जी हां दोस्तों, पालनपुर के 1996 एनडीपीएस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को कोर्ट ने सजा सुना दी। पालनपुर के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पालनपुर के 1996 के एनडीपीएस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके बाद संजीव भट्ट को पुलिस हिरासत में पालनपुर उप जेल ले जाया गया। दरअसल दोस्तों पालनपुर कोर्ट ने एनडीपीएस
मामले में बुधवार को दोषी उन्हें करार दे दिया। उन्हें गुरुवार को सजा सुनाए जाने के लिए पालनपुर सेशन कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट भी वहां मौजूद थी। सजा का ऐलान होने के बाद उन्होंने कहा कि हम इस केस में कहीं भी नहीं थे, यह पूरी तरह गलत है। पिछले 5.5 साल से केस चल रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अस्फा कानून को लेकर अमर अब्दुल्ला का वीके सिंह पर आरोप। बोले अमित शाह, पूछे कि पूर्व सेना प्रमुख ने इसे हटाने की प्रक्रिया क्यों रोकी थी। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता जनरल वीके सिंह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने बड़ा आरोप लगाया है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में सेना प्रमुख रहते हुए वीके सिंह ने अफसा हटाने में बाधा क्यों डाली थी। उमर अब्दुल्ला के अनुसार गृह मंत्री को अब अफसा की याद आई है। जब मैं 2011 में मुख्यमंत्री था तब से ही मैंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इसका विरोध कहां से हुआ, यह जनरल वीके सिंह थे और जब मैं मुख्यमंत्री था तब सिंह सेना प्रमुख थे। सिंह उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी भी थे। वहीं दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने आगे बताया कि शाह साहब उनसे पूछे कि उन्होंने अफसा हटाने की प्रक्रिया क्यों रोकी थी, तब उन्होंने बाधा क्यों डाली, उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि सेना इसे स्वीकार नहीं करेगी। आज आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि आप अफसा हटा देंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विपक्षी दलों के 80,000 नेता कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। बीजेपी का मकसद आंकड़ा 1 लाख पहुंचे। अकेले मध्य प्रदेश में 17,000 ने कांग्रेस छोड़ी। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक भाजपा ने ज्वाइनिंग कमेटी बनाकर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नई रणनीतियां तैयार की है। इस समिति ने देश भर की कई पार्टियों के करीब 80,000 नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा ज्वाइन करवाई है। बीजेपी में शामिल होने वालों में राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि जिला स्तर के नेता भी शामिल हैं। वहीं दोस्तों न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी का मकसद चुनाव से पहले दूसरे दलों के करीब 1 लाख नेता कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करवाना है। बीजेपी का दावा है कि अकेले मध्य प्रदेश में पिछले 80 दिनों में 17,000 कांग्रेसी पार्टी में शामिल हुए। इनमें कांग्रेसियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 238 बार चुनाव लड़ा, हर बार हारे। पदम राजन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम शामिल। नरसिम्हा अटल के खिलाफ भी लड़ चुके हैं। जी हां दोस्तों, देश में कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तमिलनाडु के पदम राजन भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पदम राजन ने अपने जीवन काल में स्थानीय चुनाव से लेकर राष्ट्रपति पद तक 238 बार चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एनडीटीवी के मुताबिक पदम राजन को इलेक्शन किंग और वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्शन लूजर की उपाधि मिली हुई है। 65 साल के पदम राजन टायर की दुकान के मालिक हैं। उन्होंने पहली बार 1988 में तमिलनाडु के अपने गृह नगर मैटूर से चुनाव लड़ा था। वे पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेताओं के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार वे तमिलनाडु के धर्मपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में भारतीय सामानों के बहिष्कार के खिलाफ प्रधानमंत्री हसीना बोली, पहले अपनी बीवियों की भारतीय साड़ियां जलाओ। विपक्षी नेता ने कश्मीरी शॉल फेंका था। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियों के कथित इंडिया आउट कैंपेन को लेकर वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चुप्पी तोड़ी है। मंगलवार को बांग्लादेश के तेज गांव में आवामी लीग के पार्टी ऑफिस में एक कार्यक्रम के दौरान हसीना ने विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उनकी यानी कि विपक्षी नेता पत्नियों के पास जाकर कितनी उनके पास भारतीय साड़ियां हैं यह जानकारी लें। जब वो लोग अपने पार्टी में ऑफिस के बाहर अपनी बीवियों की साड़ियां जलाएंगे तब यह साबित होगा कि वो भारत में बनी चीजों का बायकॉट कर रहे हैं। बांग्लादेश में चुनाव के वक्त से ही बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियां खासकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट बीएनपी ही सोशल मीडिया पर इंडिया आउट कैंपेन चला रही है। पिछले हफ्ते बीएनपी के नेता ने अपनी कश्मीरी शॉल फेंक दिया था। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में मालदीव से प्रेरित होकर इंडिया आउट कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षा की दृष्टि से भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं शिक्षा की दृष्टि से भारत का सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है, साक्षरता दर में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कौन सा है, तो जल्दी से उस राज्य का नाम उसमें लिख दीजिएगा। दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।